दोस्तों कई बार हम सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलीनियर बन जाते हैं। अब चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ साल बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में मॉर्गन हाउसल के द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी समरी देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पैसों के लेकर डिसीजन एवं बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। इस किताब की पूरी निचोड़ मैं सिर्फ 4 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। ये 4 स्टेप आपको जानने जरूरी हैं। फर्स्ट है एनफ। एनफ का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, आगे नुकसान भी हो सकता है, और हमें इससे कम भी नहीं चाहिए जो मेरे लिए एनफ नहीं है। चलिए इसका मतलब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट में 5 लाख निवेश करता है। उसे लगता है कि मार्केट में तेजी रहेगी और यह 5 लाख 5 करोड़ में बदल जाएगा, और उसका अनुमान सही था। लगातार 5 वर्ष तक मार्केट में तेजी रहती है, जिसके चलते उसका 5 लाख 5 वर्ष में 5 करोड़ हो जाते हैं। इतना रकम उस व्यक्ति के लिए एनफ था। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक लालच आती है। उसे लगता है कि मार्केट में अभी तेजी है तो यह 5 करोड़ रुपये हो सके 7 करोड़ रुपये हो सकती है। लेकिन अगले ही वर्ष मार्केट तेजी से क्रैश करती है, जिसके चलते उसका 5 करोड़ रुपये 10 लाख रुपये हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह व्यक्ति 5 करोड़ रुपये निकाल करके सेव कर लेता तो वह अपनी पूरी जिंदगी आसानी से जी सकता था। उसे जिंदगी भर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन वह एनफ से ज्यादा चाहता था, जिसके चलते उसे लॉस हो गया। एनफ की चूल आपके दिमाग में लालच चलाती है और उस लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए। सेकंड है लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क दोनों भाई हैं। अगर लक की बात करें तो अगर कोई बिल गेट्स के यहाँ पैदा होता है तो वह पैदा होते ही अमीर हो जाता है। लेकिन लक पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अमीर होने के लिए एक दूसरा रास्ता है जो है रिस्क। आप रिस्क लेकर अमीर बन सकते हैं, पर रिस्क अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप रिस्क लेने से डरेंगे, लेकिन आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप रिस्क ज्यादा लेंगे। तो रिस्क भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर ही डिपेंड करती है। आप इसे इस स्तर से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब घर से बिलोंग करता है तो वह रिस्क लेने से पहले 10 वर्ष सोचेगा, लेकिन अगर कोई जिसकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वह रिस्क लेना चाहेगा। थर्ड है आप पैसे को कैसे समझते हैं। ऑथर कहते हैं एक बंदा जिसने वाईफाई रोटर की पेटेंट ली हुई थी और उसकी एक अच्छी कंपनी भी थी जो अच्छे प्रॉफिट दे रही थी, और वह कुछ ही दिनों में मिलीनियर बन गया था। उसने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसका पैसों के साथ अच्छा रवैया नहीं था। वह नोटों की गड्डी लेकर घूमता था, दोस्तों के साथ पार्टियां करता था। वह नोटों की गड्डी से सोने के सिक्के खरीदता था और उसी सिक्कों को समुद्र में फेंका करता था। वह इसलिए फेंकता था बस वह जानना चाहता था कि ये सिक्के समुद्र में कितने दूर जाते हैं। वह पैसों के प्रति लगाव अच्छे नहीं रखता था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में वह बैंक करप्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्डो जेम्स था, वह सफाई कर्मी था। वह लगभग पूरी जिंदगी सफाई कर्मी, पेट्रोल पंप पर कर्मचारी का काम करता रहा, लेकिन मरने के बाद पूरे वर्ल्ड में उसके नाम के चर्चे होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जितनी भी कमाई करता था वह एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था, और वह पैसा कंपाउंड होते होते $8 मिलियन का हो गया था। उसने कुछ डॉलर अपने बेटों को दिया और बचे हुए पूरी डॉलर चैरिटी में दान कर दी। इस 2 कहानी से आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका रवैया पैसों के साथ अच्छा नहीं है तो आप बैंक करप्ट हो जाएंगे, आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें। अगर आपका रवैया पैसों के साथ अच्छा है तो वही पैसा आपको अच्छी रिटर्न देगी। फोर्थ, जरूरी यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। जीवन में हर कोई पैसा कमाता है, पैसा कमाने का तरीका भी जानता है, पर पैसे को कैसा रखा जाए यह नहीं जानता। पैसा रखने का मतलब यह हुआ कि आप अपने खुद के लिए कितने पैसे रख पाए। अगर कोई व्यक्ति एक माह में 30,000 रुपये कमाता है तो उससे कम से कम 1,000 रुपया रखना जरूरी है, जिसे वह कहीं इन्वेस्ट कर सके जो उसे लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम दे सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30,000 कमाता है, वह खुद के लिए कुछ नहीं रखता, पूरी की पूरी एक्सपेंस में खत्म कर देता है, तो उसे लॉन्ग टर्म में परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसे मनी के साइकोलॉजी का पता नहीं है, नहीं मनी मैनेजमेंट पता है। तो किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए कुछ पे करना जरूरी है, जो कि उसे आगे फाइनेंशियल फ्रीडम होने में मदद कर सके। कंपाउंडिंग समझो। 2 पर्सन है, दोनों को सैलरी देनी है, लेकिन सैलरी 2 प्रकार की है। एक ऐसी है कि एक को मिलेगी 50,000 मंथली और एक को मिलेगी पहले मंथ में 1 रुपया, दूसरे मंथ में 2 रुपये, तीसरे मंथ में 4 रुपये और चौथे मंथ में 8 रुपये। इसी तरह से हर एक मंथ में डबल होते जाएंगे। पहले ने 50,000 की मंथली वाली चुना, दूसरे ने डबल होने वाली। पहला पर्सन बहुत खुश था, उसने 50,000 मंथली वाली जो पकड़ ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो डबल होने वाली मंथली है वो एक दिन उससे भी ज्यादा मंथली पाने वाला हो जाएगा। मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं, जो आपको दिख रहा होगा। पहले पर्सन का इनकम 2 साल में सिर्फ 12 लाख रुपये हुए हैं, और वही दूसरे पर्सन का इनकम 2 साल में 1,67,77,215 रुपये है। इसे आपको पता चल गया होगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। अगर किसी भी इंसान को अमीर होना तो उसे एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझना चाहिए, और उसे सिर्फ एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे सिर्फ एसेट ही खरीदना चाहिए। अगर वह गरीब बनना चाहता है तो वह लायबिलिटी खरीद सकता है। लायबिलिटी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है, और एसेट वह है जो आपके जेब में पैसे डालती है। हर एक व्यक्ति को जॉब के साथ साथ एसेट खरीदती रहनी चाहिए, जो कि उसे लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम जनरेट करके दे।
यह बात रिच डैड पुअर डैड किताब में लिखी है, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। अगर आप इस बुक की समरी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उस बुक की समरी डाला हुआ है, मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। दुनिया की बेस्ट बुक में रिच डैड पुअर डैड मानी गई है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बुक समरी के साथ, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।